प्रकाश वाल्मीकि द्वारा रचित कहानी खानाबदोश बहुत शानदार कहानी, बहुत मार्मिक कहानी की मजदूरों के जीवन के ऊपर, जो वो मजदूर ऐसा वर्ग जो खुद गरीबी में रह करके दूसरों के लिए, बड़े बड़े महलों के लिए जो ईंटें बनाता है और वो कभी अपने घर की, पक्के घर की कल्पना भी नहीं कर पाता, उनके जीवन की एक दयनीय स्थिति के बारे में एक बहुत मार्मिक कहानी, जिसके अंदर वास्तव में स्त्रियों की स्थिति के बारे में भी बहुत अच्छा चित्रण किया गया है इसके अंदर। तो हम पढ़ रहे हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा लिखी खानाबदोश। सुकिया के हाथ की पथी कच्ची ईंटें पकने के लिए भट्टे में लगाई जा रही थी। भट्टे के गलियारे में झरोखेदार कच्ची ईंटों की दीवार देखकर सुकिया आत्मिक सुख से भर गया था। देखते ही देखते हजारों ईंटें भट्टे के गलियारे में समा गई थी। ईंटों के बीच खाली जगह में पत्थर का कोयला, लकड़ी, बुरादा, गन्ने की बाली भर दिए गए थे। असगर ठेकेदार ने अपनी निगरानी में हर चीज तरतीब से लगवाई थी। आग लगाने से पहले भट्टा मालिक मुख्तार सिंह ने एक एक चीज का मुआयना किया था। 24 घंटे की ड्यूटी पर मजदूरों को लगाया गया था, जो मोरियों से भट्टे में कोयला, बुरादा आदि डाल रहे थे। भट्टे का सबसे खतरे वाला काम था मोरी पर काम करना। थोड़ी सी असावधानी भी मौत का कारण बन सकती थी। भट्टे की चिमनी धुआं उगलने लगी थी। यह धुआं मीलों दूर से दिखाई पड़ जाता था। हरे भरे खेतों के बीच गहरे मटमैले रंग का यह भट्टा एक धब्बे जैसा दिखाई पड़ता था। मानो और सुखिया महीना भर पहले ही इस भट्टे पर आए थे, दिहाड़ी मजदूर बनकर। हफ्ते भर का काम देखकर असगर ठेकेदार ने सुखिया से कहा था, सांचा ले लो और ईंट पाथने का काम शुरू करो। 1000 ईंट के रेट से अपनी मजदूरी लो। भट्टे पर लगभग 30 मजदूर थे जो वहीं काम करते थे। भट्टा मालिक मुख्तार सिंह और असगर ठेकेदार सांझ होते ही शहर लौट जाते। शहर से दूर दिन भर की गहमा गहमी के बाद यह भट्टा अंधेरे की गोद में समा जाता था। एक कतार में बनी छोटी छोटी झोपड़ियों में टिमटिमाती ढिबरियां भी इस अंधेरे से लड़ नहीं पाती थी। दड़बेनुमा झोपड़ियों में झुककर घुसना पड़ता था। झुके झुके ही बाहर आना होता था। भट्टे का काम खत्म होते ही औरतें चूल्हा चौका संभाल लेती थी। कहने भर के लिए चूल्हा चौका था। ईंटों को जोड़कर बनाए चूल्हे में जलती लकड़ियों की चिटपिट जैसे मन में पसरी दुश्चिंताओं और तकलीफों की प्रतिध्वनियां थी, जहां सब कुछ अनिश्चित था। मानो अभी तक इस भट्टे की जिंदगी से तालमेल नहीं बिठा पाई थी। बस सुखिया की जिद के सामने वह कमजोर पड़ गई थी। सांझ होते ही सारा माहौल भाए भाए करने लगता था। दिन भर के थके हारे मजदूर अपने अपने दड़बों में घुस जाते थे। सांप बिच्छू का डर लगा रहता था, जैसे समूचा जंगल झोंपड़ी के दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया है। ऐसे माहौल में मानो का जी घबराने लगता था, लेकिन करे भी तो क्या। न जाने कितनी बार सुखिया से कहा था मानो ने, अपने देश की सूखी रोटी भी प्रदेश के पकवानों से अच्छी होती है। सुखिया के मन में एक बात बैठ गई थी, नरक की जिंदगी से निकलना है तो कुछ छोड़ना भी पड़ेगा। मानो की हर बात का एक ही जवाब था उसके पास। बड़े बूढ़े कहा करे हैं कि आदमी की औकात घर से बाहर रखने पर ही पता चले है। घर में तो चूहा भी सुरमा बना रहे। कांधे पर यो लंबा लठ धर के चलने वाले चौधरी शहर में सरकारी अफसरों के आगे सीधे खड़े ना हो सके हैं, बुढ़ी बकरियों की तरह मिमियाए हैं और गांव में किसी गरीब को आदमी भी ना समझे हैं। सुखिया की इन बातों से मानो कमजोर पड़ जाती थी, इसलिए गांव देहात छोड़कर वे दोनों एक दिन असगर ठेकेदार के साथ इस भट्टे पर आ गए थे। पहले ही महीने में सुखिया ने कुछ रुपये बचा लिए थे। कई बार गिनकर तसल्ली कर ली थी। धोती की गांठ में बांधकर अंटी में खोस लिए थे। रुपए देखकर मानो भी खुश हो गई थी। उसे लगने लगा था कि वह अपनी जिंदगी के ढर्रे को बदल लेगा। सुखिया और मानो की जिंदगी एक निश्चित ढर्रे पर चलने लगी। दोनों मिलकर पहले तगारी बनाते, फिर मानो तैयार मिट्टी लाकर देती। इस काम में उनके साथ एक तीसरा मजदूर भी आ गया था। उसका नाम था जसदेव। छोटी उम्र का लड़का था। असगर ठेकेदार ने उसे भी उनके काम पर लगा दिया था। इससे काम में गति आ गई थी। मानो भी अब फुर्ती से सांचे में ईंटें डालने लगी थी, जिससे उनकी दिहाड़ी बढ़ गई थी। उस रोज मालिक मुख्तार सिंह की जगह उनका बेटा सूबे सिंह भट्टे पर आया था। मालिक कुछ दिनों के लिए कहीं बाहर चले गए थे। उनकी गैर हाजिरी में सूबे सिंह का रौब दाब भट्टे का माहौल ही बदल देता था। इन दिनों में असगर ठेकेदार भीगी बिल्ली बन जाता था। दफ्तर के बाहर एक अर्दली की ड्यूटी लग जाती थी, जो कुर्सी पर उखड़ू बैठकर दिन भर बीड़ी पीता था। आने जाने वालों पर निगरानी रखता था। उसकी इजाजत के बगैर कोई अंदर नहीं जा सकता था। एक रोज सूबे सिंह की नजर किसनी पर पड़ गई। 3 महीने पहले ही किसनी और महेश भट्टे पर आए थे। 5-6 महीने पहले ही दोनों की शादी हुई थी। सूबे सिंह ने उसे दफ्तर की सेवा टहल का काम दे दिया था।
शुरू शुरू में किसी का ध्यान इस ओर नहीं गया था, लेकिन जब रोज ही गारे मिट्टी का काम छोड़कर वह दफ्तर में ही रहने लगी तो मजदूरों में फुसफुसाहटें शुरू हो गई थी। तीसरे दिन सुबह जब मजदूर काम शुरू करने के लिए झोपड़ियों से बाहर निकल रहे थे, किसनी हैंडपंप के नीचे खुले में बैठकर साबुन से रगड़ रगड़ कर नहा रही थी। भट्टे पर साबुन किसी के पास नहीं था। साबुन और उससे उठते झाग पर सबकी निगाह पड़ गई, लेकिन बोला कोई कुछ भी नहीं। सभी की आंखों में शंकाओं के गहरे बादल घिर आए थे। कानाफूसी हल्के हल्के शुरू हो गई थी। महेश गुमसुम सा अलग अलग रहने लगा। सांवले रंग की भरे पूरे जिस्म की किसनी का व्यवहार महेश के लिए दुखदाई हो रहा था। वह दिन भर दफ्तर में घुसी रहती, उसकी खिलखिलाहटें दफ्तर से बाहर तक सुनाई पड़ने लगी थी। महेश ने उसे समझाने की कोशिश की थी, लेकिन वह जिस राह पर चल पड़ी थी वहां से लौटना मुश्किल था। भट्टे की जिंदगी भी अजीब थी। गांव बस्ती का माहौल बन रहा था। झोंपड़ी के बाहर जलते चूल्हे और पकते खाने की महक से भट्टे की नीरस जिंदगी में कुछ देर के लिए ही सही ताजगी का एहसास होता था। ज्यादातर लोग रोटी के साथ गुड़ या फिर लाल मिर्च की चटनी ही खाते थे। दाल सब्जी तो कभी कभार ही बनती थी। शाम होते ही हैंडपंप पर भीड़ लग जाती थी। जिस्म पर चिपकी मिट्टी को जितना उतारने की कोशिश करते वह और उतना ही भीतर उतर जाती थी। नस नस में कच्ची मिट्टी की महक बस गई थी। इस महक से अलग भट्टे का कोई अस्तित्व नहीं था। किसनी और सूबे सिंह की कहानी अब काफी आगे बढ़ गई थी। सूबे सिंह के अर्दली ने महेश को नशे की लत डाल दी थी। नशा करके महेश झोंपड़ी में पड़ा रहता था। किसनी के पास एक ट्रांजिस्टर भी आ गया था। सुबह शाम भट्टे की खामोशी में ट्रांजिस्टर की आवाज गूंजने लगी थी। ट्रांजिस्टर वह इतने जोर से बजाती थी कि भट्टे का वातावरण फिल्मी गानों की आवाज में गमक उठता था। शांत माहौल में संगीत लहरियों ने खनक पैदा कर दी थी। कड़ी मेहनत और दिन रात भट्टे में जलती आग के बाद जब भट्टा खुलता था तो मजदूर से लेकर मालिक तक की बेचैन सांसों को राहत मिलती थी। भट्टे से पक्की ईंटों को बाहर निकालने का काम शुरू हो गया था। लाल लाल पकी ईंटों को देखकर सुखिया और मानो की खुशी की इंतहा ही नहीं थी। खासकर मानो तो ईंटों को उलट पुलट कर देख रही थी। खुद के हाथ की पथी ईंटों का रंग ही बदल गया था। उस दिन ईंटों को देखते ही देखते मानो के मन में बिजली की तरह एक ख्याल कौंधा था। इस ख्याल के आते ही उसके भीतर जैसे एक साथ कई कई भट्टे जल उठे थे। उसने सुखिया से पूछा था, एक घर में कितनी ईंटें लग जाती हैं? बहुत, कई हजार। लोहा, सीमेंट, लकड़ी, रेत अलग से। उसके मन में ख्याल उभरा था। उसे तत्काल कोई आधार नहीं मिल पा रहा था। वह बेचैन हो उठी थी। उसे खामोश देखकर सुखिया ने कहा, चलो काम शुरू करना है। जसदेव बाट देख रहा होगा। सुखिया के पीछे पीछे अनमनी ही चल दी थी मानो, लेकिन उसके दिमो दिमाग पर ईंटों का लाल रंग कुछ ऐसे छा गया था कि वह उसी में उलझ कर रह गई थी। झिंगुरों की झिनझिन और बीच बीच में सियारों की आवाजें रात के सन्नाटे में स्यापन घोल रही थी। थके हारे मजदूर नींद की गहरी खाइयों में लुढ़क गए थे। मानो के ख्यालों में अभी भी लाल लाल ईंटें घूम रही थी। इन ईंटों से बना हुआ एक छोटा सा घर उसके जहन में बस गया था। यह ख्याल जिस शिद्दत से पुख्ता हुआ था, नींद उतनी ही जल्द दूर चली गई थी। दूर किसी बस्ती से हल्के हल्के छनकर आती मुर्गे की बांग रात के आखिरी पहर के एहसास के साथ ही मानो की पलकें नींद से भारी होने लगी थी। सुबह के जरूरी कामों से निपटकर जब सुखिया ने झोंपड़ी में झांका तो वह हैरान रह गया था। इतनी देर तक मानो कभी नहीं सोती। वह परेशान हो गया था। गहरी नींद में सोई मानो का हाथ माथा उसने छूकर देखा। माथा ठंडा था। उसने राहत की सांस ली। मानो को जगाया। इतना दिन चढ़ गया है, उठने का मन नहीं है। मानो अनमनी सी उठी। कुछ देर यूं ही चुपचाप बैठी रही। मानो का इस तरह बैठना सुखिया को अखड़ने लगा था। आज क्या बात है? जी तो ठीक है। मानो अपने ख्यालों में गुम थी। मन की बात बाहर आने के लिए छटपटा रही थी। उसने सुखिया की ओर देखते हुए पूछा, क्यों जी, क्या हम इन पक्की ईंटों पर घर नहीं बना सके हैं? मानो की बात सुनकर सुखिया आश्चर्य से उसे ताकने लगा। कल की बात वह भूल चुका था। सुखिया ने गहरे अफसास से भरकर कहा, पक्की ईंटों का घर 2-4 रुपए में न बनता है। इतने ढेर से नोट लगे हैं घर बनाने में। गांठ में नहीं है पैसा, चले हाथी खरीदने। महीने भर में जो हमने इतनी ईंटें बना दी हैं, क्या अपने लिए हम ईंटें ना बना सके हैं? मानो ने मासूमियत से कहा, यह भट्टा मालिक का है, हम ईंटें उनके लिए बनाते हैं। हम तो मजदूर हैं। इन ईंटों पर अपना कोई हक न है। सुखिया ने अपने मन में उठते दबाव को महसूस किया। इन ईंटों पर हमारा कोई हक न है? क्यों? मानो ने ताज्जुब भरी करवाहट से कहा। उसके अंदर बवंडर मचल रहा था। कुछ देर की खामोशी के बाद मानो बोली, हर महीने कुछ और बचत करें, ज्यादा ईंटें बनाएं,
तब भी अपना घर नहीं बना सकते। अपने भीतर कुलबुलाते सवालों को बाहर लाना चाहती थी मानो। इतनी मजदूरी मिलती कहाँ है? पूरे महीने हाड़ गोड़ तोड़ के भी कितने रुपए बचे? कुल 80। एक साल में 1000 ईंटों के दाम अगर हमने बचा भी लिए तो घर बनाने लायक रुपया जोड़ते जोड़ते उम्र निकल जाएगी, फिर भी घर ना बन पावेगा, सुखिया ने दुखी मन से कहा। अगर हम रात दिन काम करें तो भी नहीं, मानो ने उत्साह में भरकर कहा। बावली हो गई है क्या? चल उठ चल, काम पे जाना है, टाइम ज्यादा हो रहा है। ठेकेदार आता ही होगा, आज पूरब की टांग काटनी है लगार के लिए। सुखिया मानो के सवालों से घबरा गया था, उठकर बाहर जाने लगा। कुछ भी करो, तुम चाहो तो मैं रात दिन काम करूंगी। मुझे एक पक्की ईंटों का घर चाहिए अपने गांव में, लाल सुर्ख ईंटों का घर। मानो के भीतर मन में हजार हजार वसंत खिल उठे थे। सुखिया और मानो को एक लक्ष्य मिल गया था, पक्की ईंटों का घर बनाना है अपने हाथ की पक्की ईंटों से। सुबह होते ही काम पर लग जाते हैं और शाम को भी अंधेरा होने तक जुटे रहते हैं। ठेकेदार असगर से लेकर मालिक तक उनके काम से खुश थे। सूबेदार किसनी को शहर भी लेकर जाने लगा था। किसनी के रंग ढंग में बदलाव आ गया था। अब वह भट्टे पर गारी मिट्टी का काम नहीं करती थी। महेश रोज रात में नशा करके मन की भड़ास निकालता था, दिन में भी अपनी झोपड़ी में पड़ा रहता था, इधर उधर बैठा रहता था। किसनी कई दिनों तक शहर से लौटती नहीं थी। जब लौटती थकी, निढाल और मुरझाई हुई। कपड़े लत्तों की अब कोई कमी नहीं थी। उस रोज सुबह सिंह ने भट्टे पर आते ही असगर ठेकेदार से कहा था, मानो को दफ्तर में बुलाओ, आज किसनी की तबीयत ठीक नहीं है। असगर ठेकेदार ने रोकना चाहा था छोटे बाबू मानो को। बात पूरी होने से पहले ही सुबह सिंह ने उसे फटकार दिया था, तुमसे जो कहा गया है वही करो, राय देने की कोशिश मत करो। तुम इस भट्टे पर मुंशी हो, मुंशी ही रहो। मालिक बनने की कोशिश करोगे तो अंजाम बुरा होगा। असगर ठेकेदार की घिकी बंद गई थी। वह चुपचाप मानो को बुलाने चल दिया था। असगर ठेकेदार ने आवाज देकर कहा था, मानो छोटे बाबू बुला रहे हैं दफ्तर में। मानो ने सुखिया की ओर देखा। उसकी आंखों में भय से उत्पन्न कातरता थी। सुखिया भी इस बुलावे पर हड़बड़ा गया था। वह जानता था मछली को फंसाने के लिए जाल फेंका जा रहा है। गुस्से और आक्रोश से नसें खींचने लगी थी। जसदेव ने भी सुखिया की मन स्थिति को भांप लिया था। वह फुर्ती से उठा, हाथ पैर पर लगी गीली मिट्टी छुड़ाते हुए बोला, तुम यहीं ठहरो, मैं देखता हूँ। चलो चाचा। असगर के पीछे पीछे चल दिया। असगर ठेकेदार जानता था कि सुबह सिंह शैतान है, लेकिन चुप रहना उसकी मजबूरी बन गई थी। जिंदगी का खास हिस्सा उसने भट्टे पर गुजारा था। भट्टे से अलग उसका कोई वजूद ही नहीं था। असगर ठेकेदार के साथ जसदेव को आता देखकर सुबह सिंह बिफर पड़ा था। तुझे किसने बुलाया है? जी, जो भी काम हो बताइए, मैं कर दूंगा, जसदेव ने विनम्रता से कहा। क्यों, तू उसका खसम है या उसकी पर चर्बी बढ़ गई है? सुबह सिंह ने अब शब्दों का इस्तेमाल किया। बाबूजी, आप किस तरह बोल रहे हैं? जसदेव की बात पूरी करने से पहले ही एक झन्नाटेदार थप्पड़ उसके गाल पर पड़ा। जानता नहीं, भट्टे की आग में झोंक दूंगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा, हड्डियां तक नहीं मिलेंगी राख से, समझा? सुबह सिंह ने उसे धकिया दिया। जसदेव गिर पड़ा था। जब तक वह संभल पाता, लात घूसों से सुब्बे सिंह ने उसे अधमरा कर दिया था। चीख पुकार सुनकर मजदूर उनकी तरफ दौड़ पड़े। मजदूरों को एक साथ आता देखकर सुबे सिंह जीप में बैठ गया था। देखते ही देखते जीप शहर की ओर दौड़ गई। असगर ठेकेदार दफ्तर में जा घुसा था। सुखिया और मानो जसदेव को उठाकर झोपड़ी में ले गए थे। वह दर्द से कराह रहा था। मानो ने उसकी चोटों पर हल्दी लगा दी थी। सुखिया गुस्से में कांप रहा था। मानो के अवचेतन में असंख्य अंधेरे नाच रहे थे। वह किसनी नहीं बनना चाहती थी। इज्जत की जिंदगी जीने की अदम्य लालसा उसमें भरी हुई थी। उसे एक घर चाहिए था, पक्की ईंटों का, जहां वह अपनी गृहस्थी और परिवार के सपने देखती थी। समूचा दिन अदृश्य भय और दहशत में बीता था। जसदेव को हल्का बुखार हो गया था। वह अपनी झोपड़ी में पड़ा था। सुखिया उसके पास बैठा था। आज की घटना से मजदूर डर गए थे। उन्हें लग रहा था कि सुबह सिंह किसी भी वक्त लौटकर आ सकता है। शाम होते ही भट्टे पर सन्नाटा छा गया था। सब अपने अपने खोल में सिमट आ गए थे। बूढ़ा बिलसिया, जो अक्सर बाहर पेड़ के नीचे देर रात तक बैठा रहता था, आज शाम होते ही अपनी झोपड़ी में जाकर लेट गया था। उसके खांसने की आवाज भी आज कुछ धीमी हो गई थी। किसनी की झोपड़ी से ट्रांजिस्टर की आवाज भी नहीं आ रही थी। बीच बीच में हैंडपंप की खंच खंच ध्वनि इस खामोशी में विघ्न डाल रही थी। पंप जसदेव की झोपड़ी के ठीक सामने था। सभी को पानी के लिए इस पंप पर आना पड़ता था। भट्टे पर दवा दारू का कोई इंतजाम भी नहीं था। कटने फटने पर घाव पर मिट्टी लगा देना था। कपड़ा जलाकर राख भर देना ही दवाई की जगह काम आते थे। मानो ने अधूरे मन से चूल्हा जगाया था। रोटियां सेक कर सुखिया के सामने रखती थी। सुखिया ने भी अनिच्छा से एक रोटी हलक के नीचे उतारी थी। उसकी भूख जैसे अचानक मर गई थी। मानो को लेकर उसकी चिंता बढ़ गई थी। उसने निश्चय कर लिया था वह मानो को किसने नहीं बनने देगा। मानो भी गुमसुम अपने आप से ही लड़ रही थी। बार बार उसे लग रहा था कि वह सुरक्षित नहीं है। एक सवाल उसे खाए जा रहा था,
क्या औरत होने की यही सजा है? वह जानती है कि सुखिया ऐसा वैसा कुछ नहीं होने देगा। वह महेश की तरह नहीं है, भले ही यह भट्टा छोड़ना पड़े। भट्टा छोड़ने के ख्याल से वह सिर उठी। नहीं, भट्टा नहीं छोड़ना है, उसने अपने आप को आश्वस्त किया। अभी तो पक्की ईंटों का घर भी बनाना है। मानो रोटियां लेकर बाहर जाने लगी तो सुखिया ने टोका, कहाँ जा रही है? जसदेव भूखा प्यासा है, उसे रोटी देने जा रही हूँ, मानो ने सहज भाव से कहा। बामन तेरे हाथ की रोटी खावेगा? अकल मारी गई तेरी? सुखिया ने उसे रोकना चाहा। क्यों, मेरे हाथ की रोटी में जहर लगा है? मानो ने सवाल किया। पल भर रुककर बोली, बामन नहीं, भट्टा मजदूर है, वह मारे जैसा। चारों तरफ सन्नाटा था। जसदेव की झोपड़ी में ढिबरी जल रही थी। मानो ने झोपड़ी का दरवाजा ठेला। जी कैसा है? भीतर जाते हुए मानो ने पूछा। जसदेव ने उठने की कोशिश की। उसके मुंह से दर्द की आह निकली। कमबख्त, कीड़े पड़ के मरेगा, हाथ पांव टूटकर गिरेंगे, आदमी नहीं जंगली जिनावर है, मानो ने सुबे सिंह को कोसते हुए कहा। जसदेव चुपचाप उसे देख रहा था। यह ले रोटी खा ले, सुबह से भूखा है, दो कौर पेट में जाएंगे तो ताकत तो आवेगी बदन में। मानो ने रोटी और गुड़ उसके सामने रख दिया। जसदेव कुछ अनमना सा हो गया। भूख तो उसे लगी थी, लेकिन मन के भीतर कहीं हिचक थी। घर परिवार से बाहर निकले ज्यादा समय नहीं हुआ था। खुद वह कुछ भी बना नहीं पाया था। शरीर का पोर पोर टूट रहा था। भूख नहीं है, जसदेव ने बहाना किया। भूख नहीं है या कोई और बात है? मानो ने जैसे उसे रंगे हाथ पकड़ लिया था। और क्या बात हो सकती है? जसदेव ने सवाल किया। तुम्हारे भैया कह रहे थे कि तुम बामन हो, इसलिए मेरे हाथ की रोटी नहीं खाओगे। अगर यो बात है तो मैं जोड़ ना डालूंगी, थारी मर्जी है। औरत हूँ, पास में कोई भूखा हो तो रोटी का कौर गले से नहीं उतरता है। फिर तुम तो दिन रात साथ काम करते हो, मेरी खातिर पीटे। फिर यह बामन हमारे बीच कहां से आ गया? मानो रुआसी हो गई थी, उसका गला रुंध गया था। रोटी लेकर वापस लौटने के लिए मुड़ी। जसदेव में साहस नहीं था उसे रोकने के लिए। उनके बीच जुड़े तमाम सूत्र जैसे अचानक बिखर गए थे। अपनी झोपड़ी में आकर चुपचाप लेट गई थी, मानो बिना कुछ खाए। दिन भर की घटनाएं उसके दिमाग में खलबली मचा रही थी। जसदेव भूखा है, यह एहसास उसे परेशान कर रहा था। जसदेव को लेकर उसके मन में हलचल थी। उसे लग रहा था जैसे जसदेव का साथ उन्हें ताकत दे रहा है, ऐसी ताकत जो सूबे सिंह से लड़ने में हौसला दे सकती है। 2 से 3 महीने होने का सुख मानो महसूस करने लगी थी। सुखी अभी चुपचाप लेटा हुआ था। उसकी भी नींद उड़ चुकी थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था क्या करे। इन्हीं हालात में गांव छोड़ा था। वे ही फिर सामने खड़े थे। आखिर जाएं तो जाएं कहां? सूबे सिंह से पार पाना आसान नहीं था। सुनसान जगह है, कभी भी हमला कर सकता है। या फिर मानो को विचार आते ही वह कांप गया था। उसने करवट बदली। मानो जाग रही थी, उसे अपनी ओर खींचकर सीने से चिपटा लिया था। जसदेव ने भी पूरी रात जागकर काटी थी। सूबे सिंह का गुस्सा चेहरा बार बार सामने आकर दहशत पैदा कर रहा था। उसे लगने लगा कि जैसे वह अचानक किसी षड्यंत्र में फंस गया है। उसे यह अंदाजा नहीं था कि सूबे सिंह मारपीट करेगा। ऐसी कल्पना भी उसे नहीं थी। वह डर गया था। उसने तय कर लिया था कि चाहे जो हो वह इस पचड़े में नहीं पड़ेगा। सुबह होते ही वह असगर ठेकेदार से मिला था। असगर ही उसे शहर से अपने साथ लाया था। जसदेव ने असगर ठेकेदार को से अपने मन की बात कही। ठेकेदार ने उसे समझाते हुए कहा था, अपने काम से काम रखो, क्यों इनके चक्कर में पड़ते हो? जसदेव के बदले हुए व्यवहार को मानो ने ताड़ लिया था, लेकिन उसने कोई प्रतिक्रिया जाहिर नहीं की थी। वह सहजता से अपने काम में लगी हुई थी। वह जानती थी कि उनके बीच एक फासला आ गया है, लेकिन वह चुप थी। सूबे सिंह को भी लगने लगा था कि मानो को फुसलाना आसान नहीं है। उसकी तमाम कोशिश निरर्थक साबित हुई थी। इसलिए वह मानो और सुखिया को परेशान करने पर उतर आया था। उसने असगर ठेकेदार से भी यह कह दिया था कि उससे पूछे बगैर उन्हें मजदूरी का भुगतान ना करे, ना कोई रियायत ही बरते उनके साथ। मानो से कुछ छुपा नहीं था। सूबे सिंह की हरकतों पर उसकी नजर थी। उसने अपने आप में निश्चय कर लिया था कि वह उसका मुकाबला करेगी। उठते बैठते उसके मन में एक ही ख्याल था, पक्की ईंटों का घर बनवाना है। लेकिन सूबे सिंह इस ख्याल में बाधक बन रहा था। सुखिया और मानो दिन रात काम में जुटे थे, फिर भी हर महीने वे ज्यादा कुछ नहीं बचा पा रहे थे। पिछले दिनों उन्होंने दुगनी ईंटें पाथी थी। उनके उत्साह में कोई कमी नहीं थी। एक ही उद्देश्य था, पक्की ईंटों का घर बनाना है। इसलिए सूबे सिंह की जातियों को वे सहन कर रहे थे, लेकिन एक तड़प थी दोनों में जो उन्हें संभाले हुई थी। सूबे सिंह नित नए बहाने ढूंढ लेता था उन्हें तंग करने के। एक शीत युद्ध जारी था उनके बीच। सुखिया से ईंट पाथने का सांचा वापस ले लिया गया। उसे भट्टे की मोरी का काम दे दिया गया था। मोरी का काम खतरनाक था। मानो डर गई थी, लेकिन सुखिया ने उसे हिम्मत बंधाई। काम से क्यों डरना? सुखिया का सांचा जसदेव को दे दिया गया था। सांचा मिलते ही जसदेव के रंग बदल गए थे। वह मानो पर हुक्म चलाने लगा था। मानो चुपचाप काम में लगी रहती थी। कल तड़के ईंट पाथनी है, ईंटें हटाकर जगह बना दे। जसदेव आदेश देकर अपनी झोपड़ी में चला गया था। मानो ने पाथी ईंटों को दीवार की शक्ल में लगा दिया था। कच्ची ईंटों को सुखाने के लिए
दो आड़ी ईंटें रखकर जालीदार दीवार भी बना दी थी। ईंट पाथने की जगह खाली करके ही मानो लौटकर झोंपड़ी में गई थी। हैंडपंप पर भीड़ थी। सभी मजदूर काम खत्म करके हाथ मुंह धोने के लिए आ गए थे। सुबह होने से पहले ही मानो उठ गई थी। उसे काम पर जाने की जल्दी थी। चारों तरफ अंधेरा था। सुबह होने का वह इंतजार करना नहीं चाहती थी। उसने जल्दी जल्दी सुबह के काम निपटाए और ईंट पाथने के लिए निकल पड़ी थी। सूरज निकलने में अभी देर थी। जसदेव से पहले ही वह काम पर पहुंच जाती थी। इक्का दुक्का मजदूर ही इधर उधर दिखाई पड़ रहे थे। वह तेज कदमों से ईंट पाथने की जगह पर पहुंच गई थी। वहां का दृश्य देखकर अवाक रह गई। सारी ईंटें टूटी फूटी पड़ी थी, जैसे किसी ने उन्हें बेदर्दी से रौंद डाला था। ईंटों की दयनीय अवस्था देखकर उसकी चीख निकल गई थी। वह दहाड़े मार मार कर रोने लगी थी। आवाज सुनकर मजदूर इकट्ठा हो गए। जितने मुंह उतनी बातें, सब अपनी अपनी अटकलें लगा रहे थे। रात में आंधी तूफान भी नहीं आया था, ना ही किसी जंगली जानवर का यह काम हो सकता है। कई लोगों का कहना था किसी ने जानबूझकर ईंटें तोड़ी हैं। मानो का हृदय फटा जा रहा था। टूटी फूटी ईंटों को देखकर वह बौरा गई थी, जैसे किसी ने उसकी पक्की ईंटों के मकान को ही धराशायी कर दिया था। जसदेव काफी देर बाद आया था। वह निरपेक्ष भाव से चुपचाप खड़ा था, जैसे इन टूटी फूटी ईंटों से उसका कुछ लेना देना ही ना हो। सुखिया भी हो हल्ला सुनकर मोरी का काम छोड़कर आया था। ईंटों की हालत देखकर उसका भी दिल बैठने लगा था। उसकी जैसे हिम्मत टूट गई थी। वह फटी फटी आंखों से ईंटों को देख रहा था। सुखिया को देखते ही मानो और जोर जोर से रोने लगी। सुखिया ने मानो की आंखों से बहते तेज अंधड़ों को देखा और उनकी किरकिराहट अपने अंतर्मन में महसूस की। सपनों के टूट जाने की आवाज उसके कानों को फाड़ रही थी। असगर ठेकेदार ने साफ कह दिया था, टूटी फूटी ईंटें हमारे किस काम की, इनकी मजदूरी हम नहीं देंगे। असगर ठेकेदार ने उनकी रही सही उम्मीदों पर भी पानी फेर दिया। मानो ने सुखिया की ओर डबडबाई आंखों से देखा। सुखिया के चेहरे पर तूफान में घर टूट जाने की पीड़ा छलछला आई थी। उसे तब लगने लगा था जैसे तमाम लोग उसके खिलाफ हैं। तरह तरह की बाधाएं उसके सामने खड़ी की जा रही हैं। वहां रुकना उनके लिए कठिन हो गया था। उसने मानो का हाथ पकड़ा। चल, ये लोग हमारा घर ना बनने देंगे। पक्की ईंटों के मकान का सपना उसकी पकड़ से फिसलकर और दूर चला गया था। भट्टे से उठते काले धुएं ने आकाश तले एक काली चादर फैला दी थी। सब कुछ छोड़कर मानो और सुखिया चल पड़े थे, एक खानाबदोश की तरह, जिन्हें एक घर चाहिए था रहने के लिए। पीछे छूट गए थे तो कुछ बेतरतीब पल, पसीने के अक्स, जो कभी इतिहास नहीं बन सकेंगे। खानाबदोश जिंदगी का एक पड़ाव था यह भट्टा। सुखिया के पीछे पीछे चल पड़ने से पहले मानो ने जसदेव की ओर देखा था। मानो को यकीन था जसदेव उनका साथ देगा, लेकिन जसदेव को चुप देखकर उनका विश्वास टुकड़े टुकड़े हो गया था। मानो के सीने में एक टीस उभरी थी। सर्द सांस में बदलकर मानो को छलनी कर गई थी। उसके होठ फड़फड़ाए थे कुछ कहने के लिए, लेकिन शब्द घुटकर रह गए थे। सपनों के कांच उसकी आंख में किरकिरा रहे थे। वह भारी मन से सुखिया के पीछे पीछे चल पड़ी थी, अगले पड़ाव की तलाश में, एक दिशाहीन यात्रा पर। तो फ्रेंड्स, आज हमने पढ़ी है ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा रचित खानाबदोश कहानी, जो हिंदी साहित्य की पुस्तक, इस वर्ष हिंदी साहित्य की पुस्तक 11th की पुस्तक अंतरा में भी समाहित है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मेरे आने वाले वीडियो आपको समय समय पर मिल सके। आज के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे। नमस्कार।